गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं एक न्यू लेक्चर और न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इजी चैप्टर होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड में ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, तो काफ़ी आसान चैप्टर है और 9 मार्क्स इससे कवर करना भी बहुत ईजी है। तो कैसे कैसे आप करिए काम, हम बताते हैं। लेक्चर को पूरा समझिए, नोट्स जरूर से बनाइए और जो इसमें शीट्स हम आपको देंगे, जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का रहेगा क्वेश्चन सब, उसको जरूर से बनाइए। और इसमें एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो क्वेश्चन आता है, नीट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। इस साल में जो क्वेश्चन आया है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर नीट में क्वेश्चन आया है, तो इसी चैप्टर से इजी होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इजी तो है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बढ़िया से। तो हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे पढ़ा जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखिए, इसमें नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि लिखा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअल में दो वर्ड आ गया, एक इलेक्ट्रो आ गया, केमिस्ट्री आ गया। इलेक्ट्रो एक्चुअल में चार्ज के लिए होता है और चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता नहीं, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा चार्ज के कारण। और केमिस्ट्री मीन्स हो गया, समझिए, एक तरह केमिकल रिएक्शन। इसमें दो तरह का फिनोमेना होता है और एक दूसरे का रिवर्स। अगर मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है तो रिएक्शन हो सकता है, और रिएक्शन हो रहा है तो करंट बन सकता है। यही दो चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है और इसी चीज को पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। पढ़ते पढ़ते चैप्टर एंड हो जाएगा। अब जैसे ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जैसे मोबाइल का बैटरी वगैरह होता है या इन्वर्टर का बैटरी वगैरह होता है, उन सब में क्या होता है, उन सब में दो फिनोमेना होता है। एक टाइम होता है जिसमें बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है और एक टाइम बैटरी रिचार्ज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज के टाइम में क्या होता है, अपने आप उसमें रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन से करंट बन जाता है। उसी से हम लोग मोबाइल रन करते हैं या घर का इन्वर्टर जो है वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी देता है। और दूसरा फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग चार्ज करते हैं। तो अगर चार्ज करते हैं उस टाइम क्या किया आता है, उसमें करंट दिया आता है, उसमें इलेक्ट्रो करंट दे रहे हैं और करंट देने के कारण उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो करंट देने से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे करंट बन रहा है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना होता है। एक्चुअल में इस चैप्टर को हम मेनली 3 पार्ट में बांटे हैं। उस 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट है जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फर्स्ट पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं हम लोग, बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें करंट दीजिएगा तो केमिकल रिएक्शन होने लगेगा, मतलब यहाँ कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है एमसीक्यू में, लैंग्वेज में, तो इसको जरूर से याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इस तरह का डिवाइस जहाँ कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कोई सा भी ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अगर केमिकल रिएक्शन करवाना है और इलेक्ट्रिसिटी देकर करवाना है तो इस तरह का सेटअप को, इस तरह का पूरा जो एंटायर सेटअप होगा, डिवाइस होगा, उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये फर्स्ट चीज हम लोगों का हुआ, ये फर्स्ट चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हुआ। और एक और बात, अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब है कि एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन करवा दो। तो एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन करवाएंगे तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोसेस कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसमें जो प्रोसेस होता है, इसमें जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, हम लोग करवाना पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। तो एक और पॉइंट याद रखिए इसके अंदर, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है आपको, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है।
नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसमें होता है। और एक और बात, अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उस नॉन स्पॉन्टेनियस में हमेशा डेल्टा जी का जो साइन होता है, डेल्टा जी वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी रिक्वायर है। तो जब भी किसी चीज में एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उसमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे याद रख सकते हो कि डेल्टा जी यहाँ पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होता है। दूसरा आते हैं हम लोग, जो दूसरा प्रोसेस है अपना, वो है इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी चैप्टर में दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक्चुअल में जो मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो अपना एक तरह गैल्वेनिक सेल है। जो इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं वो भी गैल्वेनिक सेल है। जो ऑटोमोबाइल में, कार वगैरह में और स्कूटी बाइक में सब जो बैटरी होता है वो भी क्या है, एक तरह गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल से ही वो बना है, वो सब तो बैटरी है, तो गैल्वेनिक सेल से ही बना है। तो गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। जस्ट इसका ऑपोजिट है, स्टेटमेंट याद रखिएगा, दोनों के स्टेटमेंट जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। इसमें क्या लिखिएगा, इसमें लिखा जाएगा कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा सेटअप जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जाए, मतलब केमिकल रिएक्शन से करंट बनने लगे, तो उस तरह का चीज को, उस तरह के सेटअप को क्या कहेंगे हम लोग, गैल्वेनिक सेल। जो कि अपने बहुत इंटरेस्ट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इससे क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि आएगा। हर बैटरी का अपना इतना पोटेंशियल होता है, कैपेसिटी होता है। कोई बैटरी देखिए 1.1 वोल्ट, कोई 3 वोल्ट, कोई 5 वोल्ट, कोई 10 वोल्ट। जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं वो सब केवी, 1 केवी, 1.2 केवी, तो किलो वोल्ट में होता है। तो कहने का मतलब है कि बैटरी का भी अपना एक ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसी पर मेन क्वेश्चंस भी होता है। तो उसको भी आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये तो अपने इंटरेस्ट का है ही, पढ़ना ही है, उसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बताते हैं, आप लोग भी समझ सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, तब रिएक्शन हो रहा था। इसमें रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो अगर कोई चीज अपने आप होता है तो उसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं कहते, उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस फिनोमेना। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस क्यों है, तो हम लोग जो इसमें सिलेक्शन करते हैं मटेरियल का, जो सब्सटेंस का हम लोग सिलेक्शन करेंगे, तो उस तरह का सेटअप डिजाइन ही करते हैं कि वहां पे अपने आप रिएक्शन होने लगे। तो चाहे आप कोई भी केमिकल ले लोगे और सोचोगे कि करंट बन जाए, तो ऐसा नहीं है। तो उसका सिलेक्शन का तरीका है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इसके अंदर होने वाला प्रोसेस कौन सा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो याद रखना है कि इसके अंदर होने वाला प्रोसेस कौन सा है। इसके अंदर होने वाला प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें डेल्टा जी का, तो अपने आप तो रिएक्शन देखिए नहीं हो रहा है, सॉरी अपने आप इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो अपने आप कभी भी रिएक्शन होगा तो वहां एनर्जी रिलीज होता है, और रिलीज होने के केस में यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एनर्जी रिलीज होगा। तो डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव होगा। याद रखिए गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और पार्ट पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट होगा हम लोगों का, वो होगा कंडक्टेंस ऑफ सेल। कंडक्टेंस ऑफ सेल इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। कंडक्टेंस ऑफ सेल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए हर किसी का अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट होता है।
इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी, रेसिस्टेंस हो सकता है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस हो सकता है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह का चीज जो इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स को डील करेगा वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वह कंडक्टेंस ऑफ सेल। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट्स ऑफ these टू सेल्स। जो ऊपर सेल लिखा हुआ है उन सेल्स का हम लोग इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो ये अपना एक तरीके से चैप्टर का इंट्रो है जिसमें हम लोग को इतना चीज पढ़ना है। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर, और स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट ध्यान दीजिए आप, इस तीनों ही जो चैप्टर में पार्ट है उसमें एक कॉमन वर्ड है। वो कॉमन वर्ड कौन सा है? सेल, सेल, सेल। तो आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर में मेनली हम लोग को सेल ही पढ़ना है। तो सेल क्या है, सेल में क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थोड़ा बेसिक आइडिया हम लोग जरूर लेते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं, और इसमें आपको हम बताते हैं कैसे सबसे पहले चीज क्या पढ़ा जाए। तो सबसे पहला चीज जो है हम लोग के पास वो है सेल के बारे में। सेल में क्या होता है? सेल में मिनिमम दो चीज चाहिए, मिनिमम दो चीज। सेल में आपका एक रहेगा कंटेनर, एक कंटेनर रहेगा, और एक कंटेनर के बाद इस कंटेनर में दो चीज का यूज किया जाएगा। एक तो इसके अंदर आपको कुछ भर देना है, सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस भर देना है। इसके अंदर जो चीज आप फिल किए हो वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, तो सब्सटेंस तो इसके अंदर फिल करना ही है आपको। दूसरा इसमें जो है वो आपको इलेक्ट्रोड फिल करना है, इलेक्ट्रोड डिप करना है। दूसरा इसमें रहेगा इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड डिप करिएगा तो इलेक्ट्रोड क्या चीज होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब होगा कोई मेटालिक मटेरियल, लोहे का रॉड हो सकता है या फिर लोहे का प्लेट हो सकता है, या एक स्ट्रिप हो सकता है लोहे का, और इसको फिर कनेक्ट कर देना है आपको किससे? वायर से। तो वायर के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। क्या हो जाता है निकालिए, इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेन अपना रिक्वायरमेंट है एक बैटरी बनाने के लिए, एक सेल बनाने के लिए, जिसमें दो चीज कम से कम चाहिए। पहला चीज कौन सा हुआ? तो पहला चीज सेल के अंदर जो मिलेगा वो होगा सब्सटेंस। दूसरा चीज कौन सा होगा? दूसरा चीज होगा वो होगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। याद रखिए जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, और जो सब इलेक्ट्रोड होगा वो सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस के बारे में कि सब्सटेंस क्या ले सकते हैं, सब्सटेंस होता क्या है, सब्सटेंस कैसा कैसा यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सब्सटेंस के ही बारे में देखते हैं, और साथ साथ नोट जोर से बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब्सटेंस एक्चुअल में दो तरह का होता है। एक सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सब्सटेंस एक इस तरीके का होगा जिसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। पहला सब्सटेंस कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या डेफिनेशन लिखिएगा? इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डेफिनेशन लिखिएगा कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में आपको लिखने अगर आएगा तो क्या लिखा जाएगा? साथ में लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन
मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको पिघला दीजिए तो अगर उससे करंट पास होने लगे, या उसको पानी में घोल दीजिए, एक्वस सॉल्यूशन पानी में घोल दीजिए और उससे करंट पास होने लगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे मेन रीजन जो है वो मेन रीजन है कि ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके बारे में आप नोट पॉइंट लिख सकते हो। नोट पॉइंट, वो सब्सटेंस जो डिसोसिएट्स होता है, टूट जाता है, डिसोसिएट्स इनटू आयंस, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो भी सब्सटेंस डिसोसिएट होता है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कभी भी जीरो नहीं आता। तो जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 के इक्वल आएगा या 1 से कम आएगा। तो ये चीज क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। और एक बात, इस तरह का सब्सटेंस कहाँ देखने को मिलेगा? तो बहुत तरह सारा एसिड्स है जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे HCl टूट जाता है किसमें? H+Cl- में, डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट इनटू आयंस। आयंस क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। तो डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड्स। ऐसे चीज को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिस, बहुत तरह का बेस है जो आयंस में डिसोसिएट होता है। NaOH, तो NaOH कैसे टूट जाएगा? Na+OH-। तो जब Na+ और OH- बन रहा है वो आयंस है, तो आयंस में टूट रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट्स। और सॉल्ट्स भी तो होता है, सॉल्ट्स भी आयंस में डिसोसिएट होता है, जैसे NaCl। तो NaCl कैसे टूटेगा? Na+Cl-। तो जो भी आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। और आयंस ही मेन करंट आगे बढ़ाता है, करंट को लेके आगे बढ़ता है, करंट कैरिंग मटेरियल होता है वो सब, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ही करंट को लेके आगे बढ़ता है। तो जिससे भी चार्ज पार्टिकल मिलेगा, जिससे भी आयंस मिलेगा, वो समझ लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स है। टूटने पर आयंस दे रहा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये अपना इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बेसिक आइडिया है। इसमें एक और बात बताते हैं आपको, जो अल्फा बताएं। अल्फा, अल्फा एक्चुअल में किसको कहते हैं? अल्फा के बारे में अलग से नोट करिए। अल्फा हम लोग किसको कहते हैं? अल्फा का नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आप कितना क्वांटिटी लिए हो और उसमें कितना क्वांटिटी टूट जा रहा है, उन दोनों का जो रेशियो है, इस अनुपात जो है, उस अनुपात को, उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा। जैसे अगर फॉर्मूले के टर्म में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated by number of moles taken। कितना मोल आप लिए हो और उसमें कितना मोल टूट जा रहा है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं अल्फा। जैसे एग्जांपल समझिए आप, HCl एक पार्टिकल, HCl टूट जाता है किसमें? H+ और किसमें? Cl-। ये इस तरीके से हम कोई पार्टिकल लिए हैं HCl, इस तरीके से टूट जा रहा है। अब HCl का सपोज करिए हम 100 मोल लिए, 100 मोल लिए, HCl का नंबर कितना है? 1। तो 1 मोल लिए तो ये टूट जा रहा है। 100 मोल ले रहे तो जरूरी नहीं कि 100 का 100 पार्टिकल से टूट जाए, जितना टूटेगा उसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो लिए कितना थे? 100, नंबर ऑफ मोल्स टेकन कहलाएगा 100। 100 ले चुके हैं, टूटा कितना? मान लीजिए टूटा उसमें 98, तो 98 डिसोसिएटेड मोल कहलाएगा, जितना टूट चुका है। 100 पार्टिकल लिए थे तो 100 पार्टिकल ऐसे नहीं टूटा, 98 पार्टिकल टूटा है इस तरह से, 2 पार्टिकल अभी ऐसे ही बचा हुआ है, उसका टूटना बाकी है, नहीं टूटा अभी।
तो 100 पार्टिकल में अगर 98 पार्टिकल टूटा है तो उसका रेशियो कितना आने वाला है? रेशियो आने वाला 0.98। दिस इज द अल्फा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा। तो काफी आसान होता है अल्फा को समझना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा का मतलब क्या होता है। अल्फा वो चीज है कि जितना पार्टिकल आप लोगे उसमें कितना पार्टिकल टूटा है। और ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आप लिए 100 पार्टिकल, टूटा है 60 पार्टिकल्स, तो रेशियो कितना आएगा? 0.6। सही है। मान लीजिए आप लिए 100 पार्टिकल्स, मान लीजिए आप लिए हैं 100 पार्टिकल्स, 100 पार्टिकल लिए और इसमें टूटा है सिर्फ 2 पार्टिकल, तो रेशियो कितना आएगा? 0.02। 100 पार्टिकल लिए आप, इसमें टूट गया 99, रेशियो कितना आएगा? 0.99। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? 100 पार्टिकल लिए आप और उसमें 100 टूट गया पूरा, तो वैल्यू कितना आएगा? 1। तो अल्फा किसी भी हाल में 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे हम लिखवाएं, अल्फा 1 से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा होगा 1 से कम या फिर 1 के इक्वल भी हो सकता है। जितना लीजिएगा उतना टूट जाएगा, तो 1 के बराबर होगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो अल्फा का कई पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा का वैल्यू 1 है, तब इसको हम लोग कहेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उनका अल्फा कितना आने वाला है? 1। जितना लीजिएगा सबका सब टूट जाएगा। 100 लिए 100 टूट गया, 1000 लिए 1000 टूट गया, ऐसे केस में अल्फा कितना आने वाला है? 1। सेकेंड केस बताइए कैसा हो सकता है? लिए 100 पार्टिकल, टूटा 99, अल्फा कितना है? 0.99, विच इज नियरली इक्वल टू 1। तो ऐसा भी कह सकते हैं अल्फा नियरली इक्वल टू 1 है। और जब नियरली इक्वल टू 1 है तो वो चीज कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू देखिए 0.6 आ रहा है, 1 से कम है, तो कह सकते हैं लेस देन 1। ऊपर वाला भी लेस देन 1 है, बट नियरली इक्वल टू 1 भी तो है। तो नियरली इक्वल टू 1 मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, लेस देन 1 है तो क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का स्ट्रेंथ बताता है एक तरीके से अल्फा। कौन इलेक्ट्रोलाइट्स कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है अल्फा पे। अल्फा का वैल्यू जितना बड़ा होगा, जितना 1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग। अल्फा 1 से जितना ज्यादा छोटा होगा, 0 के जितना करीब होगा उतना वीक। तो अल्फा अगर मान लीजिए 0.02 के बराबर है या 0.02 से भी छोटा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी वीक होगा, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। और अगर कोई चीज, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी वीक है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के पास टूटने का कैपेसिटी बहुत कम होगा। और अगर बहुत कम टूटेगा, अगर टूटेगा ही बहुत कम, तो आयंस भी बहुत कम बनेगा। जैसे इस तरीके से आप समझिए, हम बताते हैं आपको। मान लीजिए आप HCl लिए, HCl टूट गया H प्लस Cl माइनस में, इसका लिए सपोज करिए 100 पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल टूटा है, एक पार्टिकल। तो 100 एक पार्टिकल अगर है तो एक H प्लस मिलता है, अगर ये एक है तो H प्लस भी एक मिलता है, Cl माइनस भी एक मिलता है। तो अगर ये 100 पार्टिकल रहेगा और 100 का 100 टूटेगा तो H प्लस भी 100 मिलेगा, Cl माइनस भी 100 मिलेगा। तो टोटल आयंस का संख्या कितना हो गया? टोटल आयंस का संख्या हो गया 200। लेकिन अगर 100 पार्टिकल लिए हैं, सिर्फ एक ही टूटा है, तो एक से एक H प्लस बनेगा, एक Cl माइनस बनेगा, तो एक और एक मिलकर कितना हो गया? 2 आयंस हो गया। लिए 100, टूटा एक, तो सिर्फ एक टूटने का मतलब है कि अल्फा का वैल्यू है 1/100, 0.01। तो 0.01 के केस में कितना आयंस मिल रहा है? 2 आयंस। 100 पार्टिकल लिए, 100 टूट गया, तो 100/100 अल्फा कितना है? 1। ऐसे केस में कितना आयंस मिल रहा है? 200। आयंस ज्यादा मिल रहा है, तो अल्फा जितना ज्यादा होगा आयंस उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आयंस होगा वो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा और उसके पास करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। ज्यादा आयंस के पास कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो अल्फा यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है। उसी तरीके से आपको हम बता दें कि जो चार्ज पार्टिकल टूटता है उन चार्ज पार्टिकल को हम लोग आयंस कहते हैं, आयंस।
और जो आयंस टूटता है, आयंस क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल कितने तरह का होता है? तो चार्ज पार्टिकल दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं कैटायंस। कैटायंस कैसा पार्टिकल होता है? पॉजिटिव पार्टिकल। दूसरे को हम लोग कहते हैं एनायंस। एनायंस किसको कहते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स को। कैटायंस, अगर पॉजिटिव पार्टिकल मान लीजिए कोई है, वो इधर मूव कर रहा है, तो करंट को भी उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। मतलब पॉजिटिव पार्टिकल का डायरेक्शन ही बताएगा करंट का डायरेक्शन, लेकिन नेगेटिव केस में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव पार्टिकल मान लीजिए, अगर मान लीजिए नेगेटिव पार्टिकल, अगर मान लीजिए नेगेटिव पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, नेगेटिव पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो करंट इधर मूव करेगा। नेगेटिव पार्टिकल के रिवर्स डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है, तो दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो चार्ज पार्टिकल के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन से ही समझ में आएगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपना किसके बारे में हुआ? ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हुआ। इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा नोट्स बनाइए, एकदम बढ़िया से नोट नीट एंड क्लीन ड्रॉ करिए, जैसे हम बनाए उस तरह के सीक्वेंस से पूरा बनाइए, और इसको कहीं पर आप अलग से भी एडजस्ट कर सकते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा को कहीं पर अलग से भी एडजस्ट कर सकते हो। आयंस के बारे में भी, इसको भी कहीं आप अलग से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इन सब के बाद ही आप लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट पेज। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद सब्सटेंस अपना होता है दूसरे तरह का। दूसरा सब्सटेंस का नाम होता है जिसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे आयंस नहीं मिलता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनके पास करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा, क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो जो भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा वो करंट कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसके बारे में क्या लिखेंगे? डू नॉट कंडक्ट। इसके बारे में एक लाइन में डेफिनेशन याद रखिए, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state और in aqueous solution। तो जो भी मोल्टेन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो नहीं कर सकता है, क्या हो जाता है? उसको क्या कहेंगे हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वो करंट पास नहीं करेगा। और एक और बात, इसमें एक नोट पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हो, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। तो इसको हम अलग से बताते हैं, इसको नोट पॉइंट में आप रखिए। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में ये पॉइंट जरूर से मेंशन करिए आप कि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। क्या लिखिएगा? डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ये चार्ज पार्टिकल में ये नहीं टूटेगा। और जो भी सब्सटेंस चार्ज पार्टिकल में नहीं टूटता है उनका अल्फा का वैल्यू 0 होगा। अल्फा का वैल्यू 0। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा क्या होगा? 0। इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है? तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बहुत तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो सब इसी में आता है, जिनके पास करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अल्केन्स,
एल्केन्स के पास ये चीज नहीं है, करंट कैरिंग कैपेसिटी। बेंजीन ये सब करंट फ्लो नहीं कराता है। क्लियर? अब आइए लास्ट चीज, लास्ट जो बच गया हम लोगों के पास वो है अपना इलेक्ट्रोड्स, सेकेंड मटेरियल। पहला देखें सब्सटेंस के बारे में, दूसरा किसके बारे में देखेंगे? इलेक्ट्रोड्स। अब बताइए करंट अगर बैटरी बनाना है तो बैटरी बनाने में सब्सटेंस कौन सा यूज करना चाहिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट से काम चलेगा क्या? आयंस में टूटता ही नहीं, आयंस में टूटे तो करंट पास करेगा? नहीं पास करेगा। इसका मतलब बैटरी में जो सब्सटेंस लेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है। कौन सा लेना है? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दूसरा चीज क्या लेना है आपको? इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होगा? एक सॉलिड मटेरियल। इलेक्ट्रोड्स एक सॉलिड मटेरियल है हैविंग कंडक्टिविटी। इनके पास क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होना चाहिए, करंट कैरिंग कैपेसिटी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये अपना दो तरह का हो सकता है, दो तरह का ये हो सकता है। पहला फर्स्ट होगा मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स नाम से ही समझ में आ रहा है मेटल्स का होगा। जनरली यूज करते हैं हम लोग प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, जिंक एक्सेट्रा। इन सब का इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं सेल बनाने में। और भी कई है। और दूसरा होगा जिसका नाम होगा नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड सब में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा ऐसा कई सेल है जिसमें नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स भी यूज करते हैं। इसमें आपको एक मिल जाएगा ग्रेफाइट, कार्बन। जो पेंसिल का नोक होता है वो ग्रेफाइट मटेरियल होता है, तो ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं हम लोग। एक और चीज ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि इलेक्ट्रोड्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे। इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कहते हैं एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड। ठीक है, पॉइंट इसमें याद क्या रखना है? एनोड देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैथोड इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मेन पॉइंट क्या है? एनोड जब पॉजिटिव होगा तो कैथोड नेगेटिव होगा, और एनोड जब नेगेटिव होगा तो कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक दूसरे का उल्टा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सेल में उसको लिया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्ज कुछ और होगा दोनों के ऊपर, और गैल्वेनिक सेल में कुछ और होगा। तो एकदम जनरलाइज आपको नहीं करना। जनरलाइज क्या करना है? जनरलाइज इसमें एक चीज कर सकते हो, एक टर्म यहाँ पे आप जनरल कर सकते हो, वो टर्म आपको हम बताते हैं। रिएक्शन जब होता है तो रिएक्शन का अपना एक नाम होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इसमें स्पेसिफिक कर सकते हो। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा याद रखिए। जबकि कैथोड पर हमेशा क्या होगा? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। तो ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ब्रीफ है जो आपको जानना जरूरी था। तो इतना तक अभी आज रहने देते हैं हम लोग, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो पूरा नोट पहले बनाइए बेहतरीन से, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।